हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम दुबे, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से सेकेंड चैप्टर दैट इज ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और इसके बाहर जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेम इज ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्या कहता है ये कि ब्लड फ्लूइड का हम क्या करा रहे हैं, सर्कुलेशन करा रहे हैं। ठीक, ब्लड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड को हम लोग देखते हैं। ब्लड क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि दो ऑर्गन यानी दो फंक्शन को, दो जगह को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। कौन? आपका ये ब्लड जिसमें सेल्स किसके अंदर, किस मैट्रिक्स के अंदर है, वो मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, फ्लूइड है, यानी कि एक तरल पदार्थ है, लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें ढेर सारे सेल्स आपको और सारी चीजें जो है इसी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट की जा रही है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने मिलेगा। कौन? ब्लड। ठीक, जिसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में काम करेगा। ये क्या क्या चीज ट्रांसपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उसको भी क्या करेगा, बॉडी से रिमूव करने का काम करेगा। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो ब्लड ही एकमात्र कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इसके अलावा और भी सर्कुलेटरी लिक्विड्स आपके बॉडी में होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। यानी ब्लड के अलावा कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ब्लड के अलावा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। ठीक, पर अभी हम लोग सबसे पहले लिम्फ भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बनाता है, यानी कि आपके बॉडी में एक पूरा नेटवर्क है जिसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है। कौन कर रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं। ब्लड एक वेस्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहले इन सब को जो है, इनका सबका मेन सेंटर जहां से चीजें, जहां पे चीजें लाई जा रही है, जहां से चीजें भेजी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज योर हार्ट, जो कि एक तरीके का पंपिंग ऑर्गन है। इसके बाद जो रास्ते हैं, जिस रास्तों के थ्रू चीजों को ले जाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल। इसमें हम लोग आगे चल के बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ब्लड वेसल में आपका ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के वेन्स आते हैं और आर्टरीज वगैरह भी आती है, उसमें और भी चीजें जो है आती है। इसके बाद जिस चीज को लेके जाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक मेन कंट्रोलिंग सेंटर है जो हर जगह पंप करके, यानी चीजें वहां से उसके पास आ रही है, वहां से चीजों को भेजा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज योर हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। इसके अलावा कि ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की तो एवरेज ह्यूमन की अगर हम बात करें, एवरेज ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, तो वो कितना होता है 5 to 5.5 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपको देखने मिलेगा। 5 से 5.5 लीटर एवरेज जो है ब्लड का वॉल्यूम है। इसमें दो चीजें मेनली पाई जाती है। सबसे पहले दो चीजें जो कि एक लिक्विड है, मैट्रिक्स है, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है, और उसके अंदर डिसॉल्व्ड, या तो उसके अंदर जो है उसके ऊपर जो है तैरते हुए यानी स्कैटर्ड फॉर्म में आपको बहुत सारे सेल्स और सेल्स के फ्रेगमेंट्स देखने मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्लाज्मा की, तो जो ब्लड का प्लाज्मा होता है वो पूरे जितना भी ब्लड का वॉल्यूम होता है उसका 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम को क्या करता है, वो ओवरऑल पूरा का पूरा कवर कर रहा है। यानी कि अगर 5 लीटर अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 लीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड है तो उसमें से करीब करीब 3 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कैप्चर्ड बाय द प्लाज्मा, यानी कि पूरा का पूरा क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है। प्लाज्मा एक तरीके का लिक्विड मैट्रिक्स होता है, याद रखना, एक तरीके का लिक्विड होता है जो कि 55% ऑफ टोटल जो है ब्लड को कवर कर रहा है। इसमें इस 55% का अगर हम परसेंटेज निकालें कि कौन कितना है, तो यहां पे देखिएगा इस 55% का 90 to 92% यानी मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट क्या है, वाटर है। इसके बाद 6 to 8% आपको क्या देखने मिलेगा, प्रोटीन देखने मिलेगा। पर एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन, यही 3 प्रोटीन जो आपको देखने मिल रहे हैं, ये मेन 3 प्रोटीन के नाम लिखे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन्स जो है आपको इसमें देखने मिलेंगे, पर मेजर 6 to 8% प्रोटीन में 3 प्रोटीन का नाम दिया गया है। एक है एल्ब्यूमिन, एक है ग्लोब्यूलिन एंड द थर्ड वन इज द फिब्रिनोजन। सबसे पहले अगर एल्ब्यूमिन की बात करें तो एल्ब्यूमिन
का फंक्शन क्या है ये यहां लिखा गया है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि याद रखिएगा आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ब्लड के ऑस्मोलैरिटी और बॉडी के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कहां पे काम करता है? किडनी में काम करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसका फंक्शन कहां पे होता है? किडनी में फंक्शन को रेगुलेट करेगा ये। ठीक, इसके अलावा ग्लोब्यूलिन्स की बात करें तो ग्लोब्यूलिन्स आपके बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, जो कि इम्यून और डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के बारे में। तो ये जो है ग्लोब्यूलिन्स जो है प्रोटीन है जो कि आईजी को बनाते हैं। ठीक, बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के आईजी मालूम होंगे, इम्यूनोग्लोबिन, आईजीजी, आईजीएम, ठीक, बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। तो ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। अगर कोई बाहर से फॉरेन एंटीजन आता है तो ये उनको एंटीबॉडी जो होती हैं ये मार देती हैं। ठीक, इसके अलावा फिब्रिनोजन जो है थर्ड जो प्रोटीन एनसीईआरटी में बोला गया कि आपके प्लाज्मा में ये बड़े प्रोटीन है जो कि जो है एक तरीके से स्कैटर्ड होते हैं। तो ये फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग करता है, यानी कि अगर कहीं ब्लड रप्चर हो गया, यानी ये आपके बॉडी में कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजरी हो गई और उसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये फिब्रिनोजन क्या करता है? फिब्रिन के स्ट्रैंड बना देगा, धागे बना देगा, वो धागे एक जाल की तरह बनाएंगे और वो आपके ब्लड को क्लॉट करने में यानी खून का थक्का जमने में मदद करते हैं। ठीक, तो याद रखिए कि ब्लड का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है? 5 to 5.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड है, जिसमें 3 लीटर के आसपास प्लाज्मा ही सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है। ये लिक्विड मैट्रिक्स है, 55% ऑफ टोटल को कवर कर रहा है, जिसमें से 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। इन तीनों प्रोटीन के बारे में हमने बात कर लिया। इसके अलावा इसमें क्या क्या घुले होते हैं? बाकी के बचे जो 1-2% है उसमें आपको बहुत अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स देखने मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन? ये आपका हो गया ग्लूकोज, यहाँ पे आपका हो गया ए और ए मतलब क्या हो गया? अमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारे आयन्स आपको देखने मिलते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ये सारे आयन्स आपको इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या क्या चीज पाया जाता है? प्लाज्मा में गैसेस पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से गैसेस हैं? ऑक्सीजन है, CO2 है, ये मेन गैसेस है जो कि ट्रांसपोर्टिंग गैसेस हैं। वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक, यूरिक एसिड, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी और में यूरिक एसिड भी देखने मिल सकता है, अमोनिया, यूरिया हो गया। इसके अलावा क्रिएटिनिन हो गया और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं जिनको बाहर निकाला जाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सारी चीजें। और हार्मोन भी इसी में क्या होते हैं? एक तरीके से हार्मोन को भी ये लेके चलता है एक जगह से दूसरी जगह, जो कि कौन करते हैं? वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि उसको रिलीज करते हैं। अब प्लाज्मा में इतनी सारी चीजें हैं, अब ये सारी चीजों में और भी चीजें ऐड होती हैं, दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड के सेल्स। ये किसकी बात हो रही है? ब्लड के सेल्स की और ब्लड के फ्रेगमेंट्स की बात हो रही है। इसमें 2 ब्लड के सेल्स आ रहे हैं। वो 2 ब्लड के सेल्स की अगर हम बात करें तो वो 2 ब्लड के सेल्स कौन कौन से हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसको अब हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं कहेंगे, अब हम उसको क्या कहेंगे? आरबीसी को हम कहेंगे इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। प्लेटलेट्स जो कि होता है, जिसको हम लोग अब क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, ठीक, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स। इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, जिसमें से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है? ब्लड के कंप्लीट सेल्स देखने मिलते हैं। किसी के पास न्यूक्लियस है, किसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। और द थर्ड जो है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, दैट इज द प्लेटलेट, जिसमें आप ये जो है ब्लड के सेल्स नहीं है, ये ब्लड के सेल्स के फ्रेगमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक, और ये टोटल कितने % एरिया को कवर करता है? कितने % वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कवर करता है? 45% वॉल्यूम ऑफ ब्लड को कवर करता है। और ये सभी के सब कहां बनाए जाते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, याद रखिए, लिम्फोइड ऑर्गन्स कहा जाता है इसको। ठीक, लिम्फोइड ऑर्गन्स कहा जाता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों का अगर हम ध्यान से देखें तो इन तीनों में एक चीज ध्यान से देखिएगा, इन सबके नंबर्स, इसके पूरे बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। ठीक, जैसे हम आरबीसी को एक एक करके देखेंगे, पहले पूरा आरबीसी देखेंगे, फिर पूरा डब्ल्यूबीसी देखेंगे, देन उसके बाद हम क्या देखेंगे? पूरा का पूरा प्लेटलेट देखेंगे। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी का टोटल नंबर पर mm³ ऑफ ब्लड में कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन जो है पर mm³ ऑफ ब्लड में आपको जो है देखने मिलता है इसका नंबर। सबसे ज्यादा ब्लड में यही पाए जाते हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, जिसका नंबर कितना है? मात्र 6000 से 8000 यानी 6000 to 8000
फ्लूइडेंट जो है पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में आपको देखने मिल रहा है। इसके अलावा प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, प्लेटलेट्स छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक, और ये कितने देखने मिलते हैं 1.5 लाख टू 3 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड में आपको देखने मिलेगा। अगर इसकी वैल्यू बताओ तो ये 50 से 55 लाख हो गया, ठीक, ये कितना हो गया 1.5 टू 3 लाख, और ये सबसे कम। यानी कि अगर नंबर्स की पूछा जाए कि कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आरबीसी का नंबर सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद प्लेटलेट्स आएंगे, देन उसके बाद डब्ल्यूबीसी आएगा। एक चीज और, आरबीसी में एक जो है आयरन कंटेनिंग जो है आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेड कलर के पिगमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। पर वो हर 100 ml ऑफ ब्लड में कितना पाया जाता है 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। अभी हीमोग्लोबिन की चर्चा आगे हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे बस इतना देख लेते हैं कि पर 100 ml ब्लड में कितना ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 12 to 16 ग्राम पाया जाता है, ठीक। स्ट्रक्चर और शेप की बात करें तो आरबीसी का जो शेप है वो कैसा है, बाइकॉनकेव शेप का देखने मिलेगा और डंबल शेप। ये देखिए शेप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बाइकॉनकेव शेप, और इसी को हम क्या कहते हैं, डंबल शेप कहते हैं, ठीक। वेयर एज अगर हम शेप की बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो इसका शेप कैसा होता है, एसिमेट्रिकल शेप होता है और एमेबॉइडल शेप होता है, यानी कि कोई फिक्स शेप इसका नहीं है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट सेल्स होती हैं। जब ये मेगा कैरियोसाइट्स का ढेर सारा फ्रेगमेंट होता है तो ये आपके प्लेटलेट्स बनते हैं, तो इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का एक फिक्स शेप है, दैट इज द बाइकॉनकेव और डबल जो है डंबल शेप। अगर इसका शेप अल्टर हो गया तो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया, ठीक। क्लास 12th में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। और भी बहुत अलग अलग शेप हो सकते हैं, पर एक शेप जो है जो आपके नीट के सिलेबस में दिया गया है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। हंसिए के समान सिकल के शेप का जो होता है हो जाता है, जिससे एक तरीके का क्वालिटी खराब हो जाती है, आरबीसी क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक। देखिए प्लेटलेट्स तो फ्रेगमेंट्स है, तो इनमें तो न्यूक्लियस यूजुअली नहीं देखने मिलेगा, पाया नहीं जाएगा, ठीक। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी यू न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। पर यहाँ एक चीज दिमाग में रखिएगा, मैच्योर आरबीसी के पास नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा, मैच्योर आरबीसी डजंट हैव न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। बाकी जब न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी होती हैं उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और उसका शेप भी बाइकॉनकेव ना होके ओवल शेप होता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से। इसके पास ट्रू सेल्स देखने मिलता है, ट्रू न्यूक्लियस देखने मिलता है। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके ब्लड का सैंपल लिया गया और बोला गया है कि ब्लड से हम क्या निकाल रहे हैं, हमें डीएनए का जो है सैंपल निकालना है, डीएनए को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो ब्लड के किस सेल से हम निकाल सकते हैं, तो ब्लड के हम सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी से निकाल। आरबीसी के पास कोई भी आरबीसी के पास किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, डब्ल्यूबीसी के पास देखने मिलेगा। तो उससे हम डीएनए का एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए के जांच के दौरान, ठीक। अदर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन कितना है इसका, सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन 120 डेज तक का होता है इसका। उसके बाद ये जो है ये कहाँ पे जाके इनकी डेथ हो जाती है, स्प्लीन में जाके इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो स्प्लीन को क्या कहा गया है, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहा गया है, यहाँ पे इसको मार दिया जाता है, ठीक। इसका फॉर्मेशन अगर हम बात करें आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, सभी का होता है, ठीक। यहाँ पे जेजी सेल्स जो होते हैं जो कि किडनी में है वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन में ये मदद कर सकते हैं जेजी सेल्स, ठीक। वो जेजी सेल्स के बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन में, तो इसको अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, बस इतना याद रखिएगा, किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका जो है अदर प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके पास दो तरीके के जो है इसको डिवाइड किया गया है सेल के ग्रेन्यूल, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे। अगर साइटोप्लाज्म, अगर मैंने बोला कि आरबीसी है, ये आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में ये न्यूक्लियस है, और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपको ऐसे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, दानेदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, ग्रेन्युलोसाइट। और अगर नहीं देखने मिल रहा है, साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ए ग्रेन्युलोसाइट कहा जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा।
इसके अलावा प्लेटलेट्स की अगर इसकी भी लाइफ साइकिल जो होती है वो करीबन जो है 2 से 3 हफ्ते की आपको देखने मिलेगी अप्रॉक्स। WBC की लाइफ स्पैन बहुत कम है, ठीक। प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये क्लॉटिंग कैस्केड ऑफ रिएक्शन में काम करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में होम्योस्टेसिस में काम करते हैं। इसको देखेंगे हम लोग आगे चल के अच्छे से। आरबीसी का जो शेप है वो याद रखिएगा बाइकॉनकेव है, ठीक। डिस्क के जैसा देखने मिलता है, डंबल शेप होता है, ठीक। इसका जो डायमीटर होता है ये याद रखने वाली बात है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आपको देखने मिलता है आरबीसी का जो है वो जो है शेप। अब बारी आती है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कंपोजिशन यानी जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है ब्लड का, सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि उसको जो है एक ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूग मशीन में उसको जब बहुत ज्यादा तेज घुमाया जाता है तो प्लाज्मा जो है 55% आपको देखने मिलेगा, सबसे ऊपर आता है। उसके बाद WBC प्लेटलेट्स वगैरह, और सबसे नीचे आपको क्या देखने मिलता है, आरबीसी देखने मिलता है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, ऑक्सीजन को और CO2 को, और किसके थ्रू करता है, देखो ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन के थ्रू किया जाता है, और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, 4। ये हम लोग जो है ब्रीथ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आरबीसी के फॉर्मेशन की बात करें आरबीसी के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना। तो आरबीसी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। कहाँ पे होता है इसका लोकेशन याद रखिएगा, बोन मैरो में, यानी कि बोन के अंदर जो स्पेस है, मैंने बोला कि ये बोन है, अगर मैंने बोला ये बोन है, बोन में अंदर जो स्पेसेस होते हैं कुछ, जैसे यहाँ बोला था बोन मैरो, ठीक। पर हर बोन नहीं कर सकता है, कुछ स्पेसिफिक बोन ही ज्यादातर जो है, जो मेन बोन्स हैं, स्पेसिफिक बोन्स है वही सब कर सकते हैं। जैसे मैं एक बोन का नाम लेता हूँ थाई बोन, जो आपका फीमर बोन होता है वो आपको देखने मिलता है। फीमर बोन में बोन मैरो होता है, वहां बन सकता है। इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, बोन मैरो के अंदर बोन मैरो सेल्स पाए जाएंगे, कुछ स्पेशल बोन मैरो सेल्स पाए जाते हैं। बोन मैरो सेल का नाम क्या है, इरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल, EST सेल्स, ठीक। यानी कि EST सेल्स जो होते हैं वो इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस में जाएंगे और किसको बनाएंगे, आरबीसी को बनाएंगे। आरबीसी जब बनेगा नया तो वो यंग सेल होता है और इसके पास न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने बोला था नया बनेगा तो न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसका शेप भी कैसा होता है, ओवल शेप होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। न्यूक्लियस जैसे ही बाहर निकला तो ये कंप्रेस हो जाएगा अंदर की तरफ और इसका शेप बदल जाएगा, ठीक। तो यंग आरबीसी को मैच्योर आरबीसी बनने में 7 दिन का समय लगता है, और इस दौरान 5वें दिन 5th डे के आसपास आपका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, ठीक। यंग से मैच्योर होने के प्रोसेस में 5th डे के आसपास ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो मैच्योर आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं देखने मिलता, नॉन न्यूक्लिएटेड, और ये बाइकॉनकेव। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक। सभी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैमल्स, ठीक। इसको दिमाग में रखिएगा। मैमल्स में जो होता है जो है आपको मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं देखने मिलता, और उसका शेप क्या हो जाता है, बीच से कंप्रेस हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस बाहर निकल गया है, ठीक। और वो बाइकॉनकेव शेप का, डंबल शेप का, डिस्क शेप का आपको दिखाई देगा, ठीक। एक मैमल का नाम बताइए जिसमें जो है मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, दैट मैमल इज कॉल्ड कैमल। कैमल इज द ओनली मैमल जिसमें आपको देखने मिलेगा क्या, न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपको देखने मिलेगी कैमल के बारे में, ठीक। इसको याद रखिएगा। चलिए WBC की अगर हम बात करें तो WBC को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से आप जानते हैं। WBC का मेन काम क्या है, WBC का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये इसके बारे में दिमाग में रखिएगा। इसको भी जो है बोन मैरो सेल्स ही बनाते हैं, ठीक। WBC को भी बोन मैरो ही बनाता है। यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखिएगा, WBC का काम क्या है, WBC मेनली आपके बॉडी के जो है डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को जो है मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे WBC की अगर हम बात करें तो अगर ग्रेन्यूल्स है या तो नहीं है, अगर ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेनुलोसाइट्स पहले ही बता चुका हूं, नहीं है तो एक ग्रेनुलोसाइट एब्सेंट है। तो ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट 2 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। ग्रेनुलोसाइट्स में यहाँ पे 3 सेल्स नाम है, ठीक। बेन के थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं, बेन 10 अगर आप देखते होंगे तो बेन के थ्रू याद कर सकते हो। बेन बी का मतलब होता है, ठीक, बेसोफिल, ई का मतलब होता है इयोसिनोफिल, और एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स। बेन हो गए। तो इसके बाद एक ग्रेनुलोसाइट्स की बात करो तो इसमें 2 सेल्स आते हैं, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। यानी कि अगर हम WBC को डिवाइड करें तो WBC
डब्ल्यूबीसी दो हिस्से में डिवाइड होता है, ठीक। उसको अगर हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के बेसिस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेनुलोसाइट और उसमें 3 सेल्स आते हैं, ठीक। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल। याद करने के तरीका अपोजिट कर दो बेन, ठीक। बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर इसके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल नहीं है तो साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर देखने मिलेगा। और यहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे दो आपके जो है एग्जांपल्स है, एक है मोनोसाइट, एक क्या है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स में भी आगे चल के मैं देखूंगा, इसमें आपका आता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट डिवाइड होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक हेल्पर टी सेल में, आगे देखेंगे लिखा हुआ है। चलिए, इनका काम क्या होता है, मेनली फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये बहुत अलग अलग तरीके के फंक्शन करते हैं, ठीक। सबके फंक्शंस की अगर हम बात करो, कुछ क्या करते हैं डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं बैटल ग्राउंड में कोई भी बाहर फॉरेन एंटीजन आ रहा होगा उसको खा के खत्म कर दिया, या तो एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करके वो जो है उस फॉरेन एंटीजन को मारने का काम करते हैं, या तो जो भी बाहर की चीजें आ रही है वायरस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी मेमोरी रखने का कि भाई अभी एक बार तो आ गया है, अगली बार अगर आएगा तो उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेमोरी क्रिएट करने का काम भी यही करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में काम करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये काम करते हैं, जब कोई एलर्जी होती है तब इनका नंबर बढ़ जाता है, ये कुछ काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी तरीके के फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। मेन एक काम याद रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायापेटिसिस। डायापेटिसिस का मतलब होता है स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू द कैपिलरीज टू फाइट द पैथोजन। यानी कि जब भी क्या होता है कि मान लीजिए आपके बॉडी में सेल्स में या तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बैक्टीरिया वायरस अगर आ गए हैं और वहां पे है, तो ये ब्लड कैपिलरी से डायरेक्टली क्या होता है स्क्वीज आउट। यानी कि मैंने बोला कि ये सेल्स है, ठीक, ये सेल्स है, मैंने बोला ये अलग अलग तरीके के, मैंने बोला सेल्स है, ये ब्लड की कैपिलरी है। मान लो मैंने बोला कि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको बैक्टीरियाज देखने मिल रहे हैं, और अगर ये फ्लो कर रहे हैं इधर से तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं स्क्वीज आउट, यानी बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसको क्या करेंगे, खा के खत्म कर देंगे। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायापेटिसिस। डायरेक्ट जो है मार देते हैं इसमें इसको। इसका नंबर याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में किसका नंबर, किस कंपोनेंट का नंबर कितना ज्यादा है। सबसे ज्यादा हमेशा क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स। इसको याद करने का तरीका है नेवर लेट मोहन ईट ब्रेड, ठीक। नेवर से एन से मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा से सबसे जो है मैं कम की बात कर रहा हूं, तो उसका नंबर नेवर लेट मोहन ईट ब्रेड। एन से क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, 60 से 65% ये होता है। लेट से एल से क्या हो गया आपका लिम्फोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, जो कि ग्रेनुलोसाइट का हिस्सा है, सॉरी ए ग्रेनुलोसाइट का हिस्सा है, ठीक। मोहन में एम जो है दैट रिप्रेजेंट्स द मोनोसाइट्स, जिसका परसेंटेज कितना होता है 6 to 8%, ए ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। इओसिनोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये 2 to 3% आपको देखने मिलता है। और बी से ब्रेड यानी कि बेसोफिल, यानी जिसका परसेंटेज कितना है 0.5 to 1% आपको ये देखने मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये आपका जो है ब्लड कैपिलरी है, बाहर की तरफ पैथोजन है, ये क्या हो गया बाहर निकल गया, इसको मारने के लिए इसको डायरेक्टली इसका जो है फैगोसाइटोसिस फैगोजेनेसिस करेगा, इसको मार देगा, ठीक। अब इसके और भी चीजें इन सबके डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स 60 से 65% है। इसको हम लोग पीएमएनएल भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएमएनएल। इसको दिमाग में रखिएगा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीएमएनएल। पीएमएनएल का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स। इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो या फिर न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट्स, सॉरी तो क्या कहते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट। यानी कि इसको दिमाग पीएमएनएल, यानी कि इसके पास क्या है मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूट्रोफिल्स के पास कैसा न्यूक्लियस आपको देखने मिलेगा, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक। ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, न्यूट्रोफिल्स जो है, देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के दोनों के एक ही फंक्शन है, ठीक, फैगोसाइटोसिस। यानी कि जब भी कोई जो है फॉरेन एंटीजन आएगा तो ये डायरेक्टली उसको बैटलफील्ड में जाएगा और उसको मार के खत्म कर देगा, उसको डायरेक्टली इनगल्फ कर देगा, खा लेगा। फैगो का मतलब खाना, साइटोसिस यानी पूरे सेल को क्या कर देना, खा लेना। इसके बाद
अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल की, जो आपका बेसोफिल होता है जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है और ये 3 चीजों को रिलीज करता है, ठीक। HHS यानी कि जो है हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन, तीनों का फंक्शन हम देख लेते हैं यहीं पे, ठीक। देखो जो हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है और इंक्रीज करता है ब्लड के फ्लो को, यानी कि बहुत ध्यान से देखिएगा, हिस्टामिन क्या करता है, वेसोडाइलेशन, यानी कि जो ब्लड का वेसल होगा, मान लो ब्लड का वेसल ऐसा है, उसको डायलेट कर देगा, यानी उसका डायमीटर को इंक्रीज कर देगा, ठीक। जैसे जो है इसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक, हिस्टामिन सॉरी वेसोडाइलेशन कर रहा है, ठीक, जो है इसको क्या कर रहा है, इसको जो है इंक्रीज कर रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक। ब्लड के कैपिलरी को जो है वो वेसोडाइलेशन करने का काम कर रहा है। सीरोटोन, अगर हिपैरिन की बात कर रहे हैं तो हिपैरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेंट की जगह, यानी कि ब्लड को जमने से रोकता है, ठीक। कोगुलेंट यानी कि जमाने वाला और एंटीकोगुलेंट यानी कि उसको जो है क्लॉट करने से रोकेगा। सीरोटोनिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि ब्लड के वेसल को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, दबा देगा काफी ज्यादा, ठीक। इसको स्क्वीज कर देगा, डायमीटर को शॉर्ट कर देगा, ठीक। तो तीनों का फंक्शन याद रखिएगा, हिस्टामिन, हिपैरिन और सीरोटोनिन की अगर हम बात करें तो तीनों फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक ठीक। तो ये बेसोफिल का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम करता है। इयोसिनोफिल की बात करें तो इयोसिनोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, इसको दिमाग में रखिएगा। एलर्जिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन, एक चीज याद रखिए, जब भी बॉडी में कोई एलर्जी होती है, किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है, ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। एलर्जी जो है वो आपकी किसी भी तरीके की देखने मिल सकती है। अगर हम बात करें कि एलर्जी हो रही है और एलर्जी में उस समय अगर आपने ब्लड टेस्ट किया तो डॉक्टर अगर एलर्जी के लिए कंफर्मेशन चाहता है कि भाई एलर्जी हुई है तो उसके लिए वो कौन सा चेकअप कराता है, वो कराता है एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट टेस्ट। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट टेस्ट कराता है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक। एब्सोल्यूट इयोसिनोफिल काउंट टेस्ट कराएगा। इसमें अगर इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिल गया तो इसका मतलब क्या है, आपको एलर्जी हुई है और इसका परसेंटेज कितना होता है, 2 to 3% आपको देखने मिलेगा, ठीक। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट्स 2 तरीके की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। इसमें लिम्फोसाइट 2 तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का नाम टी क्यों पड़ा, टी इसलिए पड़ा क्योंकि वो केस में मैच्योर होते हैं, थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं, जो कि एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहां पे जाके ये मैच्योर होते हैं, इसलिए नाम थाइमस में मैच्योर होते हैं, इसलिए टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट को बी नाम क्यों दिया गया, ठीक, क्योंकि इसका जो शेप होता है, बी लिम्फोसाइट का जो शेप है वो बर्ड में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्या कहा जाता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है, इसको पूरा लिख ही देता हूं मैं, ठीक। टी लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया है, क्योंकि ये थाइमस में जाके मैच्योर होता है, थाइमस में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, थाइमस में ही बनते हैं। और बी लिम्फोसाइट भी कहीं ना कहीं थाइमस में ही जाके मैच्योर होते हैं, यानी कि याद रखना, लिम्फोसाइट जो है वो जो भी चीज बनाएंगे तो जाके वही मैच्योर होंगे। पर बी लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑर्गन होता है वो बर्ड में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर है, बर्ड में एक ऑर्गन है तो उसको बोलते हैं बर्सा फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, वैसे देखने मिलता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया आपका, बी लिम्फोसाइट पड़ गया, ठीक। बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक हेल्पर टी सेल, 2 सेल आपको इसमें देखने मिलते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या काम करता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक, जो कि एक तरीका किसको मेंटेन करते हैं, ब्लड में डाला जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन मेंटेन करता है, यानी मेमोरी रखने का काम कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट, और भी टी लिम्फोसाइट में कौन, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को रखता है, यानी मेमोरी रखता है कि कोई बाहर से आया था उसके लिए इंफॉर्मेशन रखना है। हेल्पर टी सेल क्या करता है, इसको भी मदद करेगा, यानी इसमें भी मदद करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी मदद करेगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और हेल्पर टी सेल क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट को मदद करेगा किसके प्रोडक्शन के लिए, एंटीबॉडी, ठीक, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद करेगा। चलिए हो गया WBC। अब बारी आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बोन मैरो में, ठीक, इसको याद रखिएगा, बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि इसको बनाते हैं। मेगा कैरियोसाइट सेल्स में जब फ्रेगमेंट्स होगा, ठीक, तब ये क्या बनेगा आपका, एक्चुअली में प्लेटलेट बन के रेडी हो जाएगी। मेगा कैरियोसाइट सेल्स है, इसमें फ्रेगमेंट हो रहा है और आपकी एक्चुअल जो है प्लेटलेट बन रहा है। प्लेटलेट जब बनते हैं तो ये
जो है एक तरीके से इनएक्टिवेटेड होते हैं, अभी एक्टिवेटेड नहीं हुए। ठीक, इनएक्टिवेटेड यानी कि नॉन स्टिकी है। ठीक, काफी इनका शेप अलग होता है। ठीक, प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? प्लेटलेट्स कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करते हैं। इसमें कैस्केड ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे जो है सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू ये क्या काम करते हैं? ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। कुछ फैक्टर्स प्लेटलेट खुद भी रिलीज करता है, जैसे 3rd और 13th जो है, ये दोनों फैक्टर्स को कौन रिलीज करता है? प्लेटलेट रिलीज करता है। अभी आगे इसको देखेंगे। फिर एक चीज मिस हुआ है, उसको मैं पढ़ा देता हूं। ठीक, यहाँ पे कि अगर ब्लड क्लॉट हो चुका है, अगर ब्लड क्लॉट हो चुका है तो ब्लड में के प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन गायब हो जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि भाई उसने क्लॉटिंग में मदद कर दी। तो ब्लड विदाउट यानी कि फिब्रिनोजन इज कॉल्ड एज सीरम, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि अगर द प्लाज्मा आफ्टर द ब्लड हैज बीन क्लॉटेड इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको क्या कहा जाएगा? सीरम कहा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, यानी कि प्लाज्मा में से जब फिब्रिनोजन माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सीरम देखने मिलेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, अब बारी आती है कोगुलेशन ऑफ ब्लड की, यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। ब्लड के क्लॉटिंग में यहाँ पे इसे देखते हैं कि ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि इसको क्या कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, इसको कहा जाता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस दो वर्ड हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, तो बॉडी में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। ठीक, अब दूसरा क्या होता है? हीमोस्टेसिस, यानी कि हीम यानी ब्लड, ब्लड का लेवल को मेंटेन कर रहा है, ब्लड की ज्यादा लॉस को नहीं होने देना, यानी कि अगर ब्लड का लॉस हो भी रहा है तो ब्लड की क्लॉटिंग करा के उसको रोका जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए ब्लड का वेसल है, उसमें मैकेनिकल इंजरी हो गई, कोई इंजरी हो गई जिससे ब्लड क्या हो गया? बाहर की तरफ पोर आउट हो रहा है। अब पोर आउट हो रहा है तो बहुत सारी रिएक्शंस होंगे जिसके थ्रू ब्लड को बाहर निकलने से रोका जाएगा। पहला स्टेप वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहला स्टेप क्या है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या किया जाता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है। ऐसा समझिएगा कि मान लीजिए एक रास्ता है, रास्ते में क्या हो गया? बीच में रोड खराब हो गई। ठीक, रोड खराब हो गई और वहां पे हमें उसका मरम्मत करना, उसको ठीक करना, वही चीज यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक, उसका मरम्मत करना है। मरम्मत करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले बहुत दूर से ही जो है बैरिकेटिंग लगा दी जाती है कि यहाँ ज्यादा जो है व्हीकल्स का ट्रांसपोर्ट ये नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम अपने बॉडी में भी देखें तो जिस भी ब्लड वेसल्स का जो है रप्चर होगा, वहां के आसपास ब्लड की सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा? थोड़ा सा रोका जाएगा कि बहुत ज्यादा नहीं जाना है। तो साइड से अगर हम ब्लड के वेसल्स को, अगर मान लो यहाँ पे इस जगह पे कट लगाए, ठीक, तो साइड के जो ब्लड वेसल्स है उसको हम क्या कर दें? कॉन्स्ट्रिक्ट कर दें, ताकि ब्लड की सप्लाई कम हो जाए। एकदम से बंद नहीं किया जाता है। ठीक, बहुत रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया जाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण देखो कंप्रेस किया जा रहा है अंदर की तरफ। कंप्रेस इसलिए किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द, जो क्या अवॉइड किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो उधर की तरफ रप्चर्ड वेसल के पास ना पहुंच सके। दूसरा स्टेप, यहाँ पे जो भी ब्लड आ रहे होंगे उसमें जो प्लेटलेट होगा वो रैप्चर्ड जो ब्लड वेसल को जब वो सेंस करेगा तो वो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट से अपने शेप को चेंज करेगा, यानी अल्टर करेगा अपने मॉर्फोलॉजी को, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले क्या था? ये नॉन एक्टिवेटेड था। अगर देखो बनते ही एक्टिवेटेड हो गए तो बॉडी में कहीं बिना कट लगे हर जगह क्लॉटिंग करते रहेंगे। ठीक, मान लो हार्ट में कर दिए, ठीक, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में स्ट्रोक ही चल रहा है। इसलिए प्लेटलेट जब भी बनते हैं तो वो एक तरीके से इनएक्टिवेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। जब ये ब्लड वेसल्स को रप्चर देखेंगे, सेंस करेंगे, तभी ये इनएक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड यानी नॉन स्टिकी से स्टिकी होंगे। चेंज करेंगे अपने शेप को। देखो ये शेप इसका पहले का था और अब इसने अपने शेप को चेंज कर दिया है कुछ ऐसा। ठीक, स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो रप्चर्ड ब्लड वेसल और ये प्लेटलेट जो एक्टिवेट हो चुका है, अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज करेंगे। इन क्लॉटिंग फैक्टर के पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम अब सारी रिएक्शंस को आगे चल के जो है अल्टर करेगा, प्रोसीड कराएगा। यहां पे देखिएगा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो रिलीज हुआ है, जो कि थ्रोम्बोकाइनेसिस करेगा, थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में काम करेगा। ठीक, थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने बोला था कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, इसके अलावा भी प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। एक प्रोटीन का नाम यहाँ पे लिखा गया है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन समझ में आ रहा है कि प्रिमिटिव थ्रोम्बिन है। अभी ये एक्चुअली एक्टिवेटेड यानी कि एक तरीके से फुल्ली प्रोसेस्ड थ्रोम्बिन आपको नहीं देखने मिल रहा है, प्रीकर्सर ऑफ थ्रोम्बिन है। ठीक, तो प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्लाज्मा का प्रोटीन है, इसमें यही एंजाइम जो कि किसने रिलीज किया था?
ठीक, किसने रिलीज किया था? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और रप्चर्ड ब्लड वेसल्स रिलीज किए थे। ठीक, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होंगे, रोल प्ले करेंगे इस रिएक्शन के दौरान? कैल्शियम आयन। ठीक, थ्रोम्बिन जैसे ही बना, इस थ्रोम्बिन ने क्या किया? फिब्रिनोजेन, जो कि ये भी एक तरीके का क्या प्लाज्मा का प्रोटीन था, जो कि सॉल्युबल नेचर का था, ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन जो है उसने फिब्रिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर दिया? फिब्रिन के ऐसे धागे में। ठीक, जो कि नॉन सॉल्युबल है। अब ये एक्टिवेट, दो चीज हमें चाहिए था, दो चीज हमें मिल गया। हमें दो चीजें चाहिए थी, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और एक फिब्रिन के धागे। ठीक, एक्टिवेटेड जो है प्लेटलेट्स हमें मिल चुके हैं, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगे? प्लगिंग में काम करेंगे। और फिब्रिन के जो स्ट्रैंड है, जो कि थ्रेड के जैसे हैं, वो एक जो है नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाल के समान स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको मेश कहा जाता है। क्या करा जाएगा? मैंने बोला कि यहां पे ब्लड वेसल था, रप्चर्ड ब्लड वेसल, जहां से ब्लड क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था। ये जो ब्लू कलर के आपको धागे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? थ्रेड्स हैं फिब्रिन के, जो कि अपने आप को एक नेट लाइक पैटर्न में कन्वर्ट कर लिए हैं, जाके वहां पे लग जाएंगे। इसी धागों के बीच में जो भी जगह खाली रहेगी, उसमें अपने आप को प्लगिंग का काम कौन करेगा? यही एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। ठीक, ये जो येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये प्लेटलेट्स हैं, जो उसमें आके क्या हो गए? स्टिक हो गए हैं, लग गए। तो क्या बन गया है? ब्लड का क्लॉटिंग हो गया है। ठीक, यानी कि एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स प्लेटलेट का प्लग बना दिए, देखो प्लग बना दिए, और फिब्रिन के स्ट्रैंड जो है मेश लाइक जाले जैसा स्ट्रक्चर बना दिए, और आपका ब्लड क्या हो गया? क्लॉट हो गया। क्लॉट होने के बाद नीचे ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग चालू हो जाती है। धीरे धीरे ये जो क्लॉटेड जो आपका पार्ट है, वो धीरे धीरे जो है ब्राउनिश कलर में होने लगता है। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। जैसे ही आपका ब्लड वेसल्स नीचे से पूरी तरीके से फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, तो वो नीचे से एक प्रेशर अप्लाई करेगा इसी स्कम के ऊपर, और इसको क्या करेगा? बाहर की तरफ ढकेलता चला जाएगा, और एक टाइम के बाद ये अपने आप छूट जाता है, अपने बाद निकल जाता है। पर अगर अंदर मान लीजिए अगर आपको कहीं कट लगा, तो आपने देखा होगा उसमें एक जो है एक पपड़ी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको स्कम कहते हैं। ठीक, इसको इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है और लेयर्स क्या करते हैं? अपने आप को रिपेयर कर रही होती, पर जब तक रिपेयर कर रही है तब तक ये नहीं निकलता है। जैसे ही रिपेयर हो जाती है तो ये अपने आप ही जो है छूटने लगता है, निकल जाता है। पर अगर नहीं हो रहा और आपने जबरदस्ती उसको निकाल दिया, तो वापस से ब्लड का जो है फ्लो चालू हो जाता है, ब्लड वापस से जो है रिलीज होने लगते हैं बाहर में। एक चीज दिमाग में रखिएगा, कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के क्लॉटिंग में। चलिए, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, अब बारी आती है ब्लड के ग्रुपिंग की। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, तो ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, तो ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग किसने जो दिया गया था? दैट इज कॉल्ड एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए, बी और ओ, ए बी उस समय जहां तक है, ए बी भी बता दूंगा मैं आगे, ए बी को भी डिस्कवरी दूसरे ने की थी वैसे तो। ठीक, इसको डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जो है किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इन्होंने बोला कि हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए एक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि क्या है? एंटीजन है। एंटीजन क्या करता है? आरबीसी के जो मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर एक फ्लैगिंग की तरह काम करता है। अगर फ्लैग में, अगर मैंने बोला कि अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक, ये ग्लाइकोप्रोटीन ए ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसको क्या कहा जाएगा? जो है ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन ए पाया जाएगा, यानी ग्लाइकोप्रोटीन ए पाया जाएगा, यानी कि एंटीजन ए पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड ग्रुप ए। एंटीजन ए जैसा जो एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों मौजूद हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर कुछ नहीं है, ठीक, इन दोनों में से ना ए है ना बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप आपको देखने मिलेगा। ठीक, तो एंटीजन जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, एग्लूटिनोजन कहते हैं एंटीजन को। ठीक, एंटीबॉडी जो होती है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एग्लूटिनिन कहते हैं। और ये जो होती है एंटीबॉडी आरबीसी की मेम्ब्रेन में ना होकर कहां पाई जाती है? ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, और ये इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको दिमाग में रखिएगा, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटी ए, एंटी बी आपको देखने मिलता है। ए के खिलाफ एंटी ए, बी के खिलाफ एंटी बी।
एंटीजन की बात करें तो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन है, देखिए यहाँ लिख दिया है। फ्लैगिंग करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में, यानी कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस में आपको ये ग्लाइकोप्रोटीनेस जो होते हैं फ्लैगिंग का काम करते हैं। ठीक, एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, एंटीबॉडी भी एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि एंटीजन से जस्ट अपोजिट पाया जाता है। अगर मेरे बॉडी में एंटीजन ए है, ठीक, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बी। ठीक, हमारे पास एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, हमारे पास एंटीबॉडी बी होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक दूसरे का क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, मार देते हैं। ठीक, इसको देखिएगा बहुत ध्यान से, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है। ठीक, तो हमारे पास जब भी कोई भी प्रोटीन जो भी एंटीबॉडी होगा वो एंटीजन के जस्ट अपोजिट देखने मिलेगा, जो कि किस में डिसॉल्व होगा, प्लाज्मा में। चलिए बात कर लेते हैं ब्लड के टाइप ए बी और ओ के बारे में। ए के पास देखो जैसा ब्लड ग्रुप है वही उसका एंटीजन है, सॉरी एंटीजन वही उसका क्या है, एंटीजन है, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। ठीक, ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए और बी दोनों है, ओ है यानी कोई भी एंटीजन नहीं है, नील की बात हो रही है। ठीक, एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी जो है अगर एंटीजन ए है तो उसका अपोजिट बी देखने मिलेगा, एंटीजन बी है तो उसका अपोजिट ए देखने मिलेगा, ए बी है तो ए बी के खिलाफ कोई भी नहीं हो सकता है भाई। अगर मैंने बोला ए और बी एंटीजन दोनों है, ठीक, और उसके बीच में एक भी एंटीबॉडी अगर आ गया तो ये तो उसको मार देगा ना, तो पूरा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है दिमाग में। ठीक, आरबीसी के मेम्ब्रेन में हमेशा क्या पाया जाता है, एंटीजन, और उसका अपोजिट जो है एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में आपको देखने मिलेगा। लैंडस्टीनर ने यही रूल भी दिया था, उन्होंने बोला था अगर जो भी एंटीजन होगा आरबीसी में, जो भी एंटीजन होगा जस्ट उसका रेसिप्रोकल एंटीबॉडी प्लाज्मा में, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा में आपको देखने मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड ग्रुप क्या है तो एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है। अगर मैंने बोला कि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी नील होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे आता है कि ब्लड है तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी किसी को देना पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा ब्लड, यानी डोनेट करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको किसको ब्लड दे सकता है और किससे किससे ब्लड ले सकता है, यानी किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे हमने पूरा एक चार्ट देखा है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 में आपको देखने मिलता है, काम की चीज है। ठीक, एबीओ ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल एलिलिज्म को फॉलो करते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ये चीज कि किसी भी जीन के 2 ही एलील होते हैं। ठीक, ये मेंडल साहब ने बताया था। ठीक, एक जो होता है 2 एलील होते हैं। ठीक, जो अल्टरनेट एलील का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। ठीक, तो किसी भी जीन के जो है आपको अल्टरनेट फॉर्म 2 ही एलील देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 2 से ज्यादा एलील यानी 3 एलील देखने मिल रहा है, इसीलिए क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म आपको देखने मिल रहा है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 3 एलील देखने मिलते हैं एक ही जीन के लिए, यानी ब्लड को ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, मल्टीपल एलिलिज्म। इसमें ए और बी डोमिनेंट होते हैं, अगर अकेले अकेले होंगे तो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। आईओ जो होता है वो रेसेसिव होगा, जब दोनों तरफ से फादर मदर से आईओ ही आएगा, रेसेसिव भी आएगा, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। वरना एक भी अगर डोमिनेंट हो गया कैरेक्टर, यानी ए या फिर बी कोई भी आ गया, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है, ये आपको मालूम है, क्लास 10th में पढ़ा है आपने। ठीक, अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ हैं तो ये दोनों में से कोई भी, दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर, तो दोनों ही साथ में एक्सप्रेस कर जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। तो ये मेंडल के लॉ को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, एक्सेप्शन है मेंडल के लॉ का। चलिए, ब्लड को डोनेट जब किया जाता है, अगर मैं किसी को ब्लड अपना देने जाऊं, ठीक, तो यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, आरबीसी यानी एंटीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंटीबॉडी को नहीं भेज दिया जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। अगर मैंने किसी को ब्लड दिया है तो वो क्या होगा, मेरे बॉडी से, मेरे ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा का एंटीबॉडी नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का एंटीजन ही भेजा जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। इस चार्ट को देख लीजिए, इसको हम लोग बहुत अच्छे से आगे चल के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन सभी ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, किसको किसको डोनेट कर सकते हैं। सबसे पहले ए वाला आएगा सबको देने के लिए, देखते हैं किसको। यहां पे तो लिखा ए वाला सिर्फ ए और ए बी वाले को दे सकता है।
ठीक, बी और ओ वाले को क्यों नहीं दे सकते हैं ये भी देखते हैं। चलिए, यहां मैं बोल रहा हूं कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी अगर हो गए तो मतलब एक दूसरे के दुश्मनी होते हैं, यहां पे मार दिया जाएगा, गलत है। यानी कि एक ही बॉडी के अंदर सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, इसलिए लैंडस्टीनर साहब ने अपोजिट और रेसिप्रोकल रूल के बारे में बताया था। चलिए, आरबीसी की अगर हम बात, मैंने बोला कि ए वाला जो है, जो भी एक कोई पर्सन है ए वाला, वो बोल रहा है मुझे सबके पास आना है, सबको ब्लड ग्रुप देना है। ए वाले को भी देने के लिए आ रहा है, बी वाले को भी आ रहा है, ए बी वाले को भी आ रहा है और ओ वाले को भी आ रहा है। ए वाला जब आएगा ए वाले को ब्लड देने के लिए तो एंटीजन ही हमेशा जाती है, एंटीजन ही जाती है, और इस एंटीजन के खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी ए नहीं है, बी है, तो यहां पे ब्लड ये दे सकता है, कोई भी मारामारी नहीं होगी। ठीक, ए वाला आया है ब्लड देने के लिए बी वाले के पास, बी वाले के पास अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, यानी जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, अपोजिट एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी ए होगा। ए वाला आया है, ए वाला क्या लेके आ रहा है, एंटीजन को लेके आ रहा है, और इसका जो अपोजिट, इसका जो है सेम एंटीबॉडी आपको देखने मिल रहा है ए वाले का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारामारी, यानी कि ए वाला बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। ठीक, अब ए वाला आ रहा है ए बी वाले को ब्लड देने के लिए, तो इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आराम से दे सकता है। ठीक, ए वाला आ रहा है बी वाले को देने के लिए, ये लेके क्या आ रहा है, एंटीजन को लेके आ रहा है, यहाँ पे दो एंटीबॉडी है। ठीक, बी वाले का तो कुछ करेगा नहीं, पर एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारामारी, यानी कि ए वाला सिर्फ और सिर्फ ए वाले को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी वाले को। देखिए, ए वाला किसको ब्लड दे सकता है, ए को और ए बी को ही ब्लड दे सकता है। ठीक, सेम एज बी वाला भी जो है सिर्फ और सिर्फ बी वाले को दे सकता है, क्योंकि इसके पास इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी वाले को, यहाँ भी कोई एंटीबॉडी नहीं है। बी के खिलाफ ए वाले के पास एंटीबॉडी है, बी के खिलाफ जो है ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास भी एंटीबॉडी है, तो ये इसको नहीं दे पाएंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार मैंने सारी जो है बना दी है उसको, अब एक एक चीज को मैं नहीं बताने वाला। ठीक, इसको ध्यान देखिएगा। अब ए बी वाला आया है ब्लड देने के लिए ए वाले को, ठीक, तो ए बी एंटीजन लेके आया, इसके खिलाफ बी वाले के खिलाफ एंटीबॉडी, ए एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तो नहीं है, पर बी वाले के खिलाफ है, तो यहाँ नहीं दे सकता। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज सेम। ठीक, ए वाले के खिलाफ ए एंटीबॉडी है, तो इसको नहीं दे सकता, मार दिया जाएगा। ठीक, ए बी वाले को ही सिर्फ दे सकता है, ओ वाले को भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ एंटीबॉडी ए बी है और यहाँ एंटीजन ए बी है, और एंटीबॉडी ए बी दोनों है, बहुत ज्यादा खतरनाक मारामारी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो ये तो दे ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाले को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक, ए बी वाला किसको दे सकता है, मात्र ए बी को दे सकता है। यहाँ पे देखिए, ए बी वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, इसको दिमाग में रखिए। ओ वाला किसको दे सकता है, ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को भी दे देगा। ठीक, क्योंकि जिसके पास भी एंटीबॉडी, सबके पास ए है, ए बी जो भी है, सारी चीजें हैं, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो मार ही नहीं पाएगा, तो सभी को ब्लड दे सकता है। देखिए ध्यान से, ठीक, देखो सभी को ब्लड दे रहा है। ठीक, सभी को दे रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। चलिए, ठीक, डोनेट का पता चल गया कि भाई सभी ब्लड ग्रुप वाले किसको किसको दे सकते हैं, ले किससे सकते हैं। मैंने बोला कि ए ब्लड ग्रुप वाले को सभी ग्रुप वाले आ रहे हैं, बोले मेरे से ब्लड ले लो। ठीक, मैंने बोला ए ब्लड ग्रुप वाले के पास सभी आ रहे हैं, किससे किससे ये क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो रिसीव किससे किससे कर, इसके पास एंटीबॉडी बी है। ठीक, तो जिसके पास एंटीजन बी होगा उसको तो ले ही नहीं सकता, इसके पास एंटीजन बी है तो नहीं ले सकता, इसके पास एंटीजन बी है तो नहीं ले सकता। किससे ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए वाले से और ओ वाले से ले सकता है। ठीक, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी बी नहीं है। ठीक, बी वाले के पास एंटीबॉडी ए है, तो एंटीजन ए वाले से नहीं ले सकता, इससे नहीं ले सकता और इससे नहीं ले सकता। किससे ले सकता है, जिसके पास जो है एंटीजन ए ना हो, दैट इज बी और ओ। ठीक, इसके बाद ए बी वाला के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सभी से ले सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और ओ वाला की अगर हम बात करें तो ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडी हैं, तो कोई भी आए मार देगा सिवाय ओ वाले के, तो यानी ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ठीक, ए बी को हम क्या कहते हैं, ए बी जो है आपका क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। यहां पे हमारा ब्लड ग्रुपिंग होता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है, खत्म। ठीक, आरएच ग्रुपिंग अगर पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने बोला कि ए ब्लड ग्रुप ए है, पर ए वाला ब्लड ग्रुप हम लोग किसी को भी नहीं, मान लो पहले देखो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग खोज दिया गया था। ये देखा गया कि ए ब्लड ग्रुप वाला
अगर कोई पेशेंट है उसके ऊपर अगर उसमें उसकी बॉडी में अगर हर चीज़ देख वेख के ए ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा रहा है तब भी क्लॉटिंग हो जा रही थी, पेशेंट की डेथ हो जा रही थी। तो ये सोचा गया कि ए वाले को ए ही ब्लड ग्रुप चढ़ा रहे तो भी क्यों हो रहा है। तो बाद में ये पता चला कि यहाँ कुछ और भी एंटीजन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज RH ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। इसको डिस्कवर किस में किया गया था, रीसस मंकी में किया गया था, इसलिए इसके आगे का टर्म ले लिया गया RH। ठीक, RH जो है इसको लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया है। इसके बाद अगर हम RH जीन की बात करें तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 में देखने मिलता है। इसमें जो एंटीजन होते हैं वो D और CE एंटीजन बोलते हैं। ठीक, A B वहां पे, यहाँ पे D एंटीजन और CE एंटीजन, D या तो C, दोनों मत बोल देना कि दोनों पाए जाते हैं, दोनों का नाम एक ही है, तो D बोलोगे या तो CE एंटीजन बोलोगे। ठीक, अगर ये प्रेजेंट है किसी के आरबीसी के मेम्ब्रेन में, आरबीसी के मेम्ब्रेन में अगर मैंने बोला प्रेजेंट है तो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये D और C एंटीजन प्रेजेंट है तो यानी ब्लड ग्रुप क्या, मान लो ब्लड ग्रुप A है, A एंटीजन तो था ही पर साथ ही साथ D और C एंटीजन भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A पॉजिटिव। अगर ब्लड ग्रुप A है और D और C एंटीजन नहीं है तो क्या हो गया, E नेगेटिव। ठीक, तो यानी प्रेजेंट है तो पॉजिटिव डोमिनेंट कैरेक्टर आता है। वैसे भी ये जो पॉजिटिव वाला जो है D और C एंटीजन वाला जो जीन होता है वो डोमिनेंट कहलाता है। अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यानी कि अगर एक पेरेंट है उसमें से कोई भी एक भी पॉजिटिव अगर हुआ तो बच्चा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप का होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक, RH ग्रुपिंग प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, एब्सेंट होगा तो नेगेटिव। आरबीसी जो है आरबीसी के रप्चर वाला कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे, ये बीमारी के बारे में देखेंगे। ठीक, ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो D और C एंटीजन देखने मिलेगा, एंटीजन के खिलाफ उसकी एंटीबॉडी नहीं देखने मिलती, वो तुम्हें मालूम है, रहेगा तो मारामारी हो जाएगी। यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ब्लड ग्रुपिंग है और ये निगेटिव ब्लड ग्रुप आपको देखने मिल रहा है, यानी कि D और C एंटीजन नहीं है तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में उसका अपोजिट एंटीबॉडी था, पर यहाँ पे उसका एंटीबॉडी भी नहीं देखने मिलेगा। एंटीबॉडी यानी कि किसी के बॉडी में भी एंटीबॉडी जो है D और C एंटीजन के लिए नहीं है। किसके अंदर आएगा ये देखने वाली बात है। यहां आएगा कि अगर RH पॉजिटिव के अंदर, सेंसिटाइज्ड RH जो है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सेंसिटाइज्ड RH नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सेंसिटाइज्ड RH नेगेटिव की बात हो रही है। ठीक, अगर नेगेटिव हाँ सही है, हाँ सेंसिटाइज्ड RH नेगेटिव की बात करें तो अगर उसके बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड डाल दिया गया, मान लो नेगेटिव ब्लड वाला है उसके बॉडी में पॉजिटिव डाल दिया गया, तो उसके पास एंटीजन तो आ गया, एंटीजन ही जाता है ना, D और C एंटीजन आ गया और उसकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटी-D एंटीबॉडी बना लेगी, अपोजिट एंटीबॉडी बना लेगी। इसके कारण एक बीमारी भी होती है जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जिसमें अबॉर्शन हो सकता है सेकेंड चाइल्ड का। ठीक, जिसका कंडीशन याद रखिएगा, इसका कंडीशन ये है कि फादर और मदर में, फादर हमेशा क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए और मदर निगेटिव होनी चाहिए। फादर क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव और मदर क्या होनी चाहिए, RH निगेटिव होनी चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा। फादर हमेशा RH पॉजिटिव होगा और मदर RH निगेटिव होगी, तो बच्चा क्या होगा, फीटस का क्या होगा, भाई ये डोमिनेंट कैरेक्टर है पॉजिटिव, तो फीटस क्या होगा, निगेटिव। देखिए फीटस क्या है, पॉजिटिव आपको देखने मिल रहा है और मदर बॉडी क्या है, आपको क्या देखने मिल रहा है, RH निगेटिव देखने मिल रही है। फर्स्ट डिलीवरी जब होगी, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे ब्लड एक्सपोज होता है, जैसे ही काटे गया या तो कटिंग हुई या फिर जो भी तरीके से जो है सर्जरी अगर जो भी हो रही है किसी भी थ्रू जो है, मैं बोल रहा हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड कट किया जा रहा है, फिर किसी तरीके कटिंग की जा रही है उस दौरान फीटस का ब्लड जो है मान लीजिए मदर ब्लड के साथ मिक्स हो गया। मदर ब्लड क्या था, निगेटिव था, मदर ब्लड क्या था, निगेटिव था, यानी कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट था। फीटल ब्लड पॉजिटिव था जो कि पहुंच गया है। एक पहला बच्चा डिलीवर हो गया, आउट हो गया है, पर उसका ब्लड जो है मदर बॉडी से मिक्स हो गया है। RH पॉजिटिव वाला ब्लड पहुंच गया मदर बॉडी के अंदर तो एंटीजन पहुंच गया है। जैसे सेंसिटाइज्ड RH नेगेटिव है, लेकिन RH नेगेटिव था पहले, उसके पास कोई यानी आप जो है एंटीजन नहीं प्रेजेंट था पॉजिटिव वाला, अब वो सेंसिटाइज हो चुका है। जैसे सेंसिटाइज हो जाएगा तो उसके पास एंटीजन आ ही गया, ठीक, और उसके खिलाफ बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। एंटीबॉडी जैसे बन जाएगा तो इनके बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी आपको देखने मिलेगा, यानी कि मदर आर एक्सपोज टू द RH पॉजिटिवली प्रीवियसली। ठीक, फर्स्ट डिलीवरी हमेशा सेफ होता है क्योंकि बच्चा तो बाहर निकल गया। ठीक,
एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बन जाएंगे। जैसे एंटीबॉडी बन जाएगा तो सब सेकेंड चाइल्ड होगा तो फीटस में RH जो है पॉजिटिव है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एंटीजन पॉजिटिव है, यहाँ पे जो है एंटीबॉडी देखने मिल रहा है। ठीक, तो एंटीबॉडी फीटस को क्रॉस करके यहाँ पे आएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होंगे, क्लॉटिंग होगी और बच्चे को मार दिया जाएगा। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है और एनीमिया हो सकता है, सीवियर ब्लड लॉस। ठीक, एनीमिया। ठीक, इसको दिमाग में रखिएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, ब्लास्टोसिस यानी कि डिस्ट्रक्शन कहाँ पे, फीटस के अंदर। नाम क्या पड़ गया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। देखो यहाँ पे RH पॉजिटिव वाला चीजें देखो मदर बॉडी में पहुंच गई। ठीक, तो इसके खिलाफ क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी देखिए बनने चालू हो गया, एंटीबॉडी बनना चालू हो गया। एंटीबॉडी क्या हो गया, सेकेंड जब चाइल्ड होगा तो एंटीजन के पास चला जाएगा और बच्चे को मार दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर जो है जानता रहता है कि जब भी प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर ये जानता रहता है कि फादर पॉजिटिव है मदर नेगेटिव है, तो पहला चाइल्ड जब बाहर निकल रहा होगा, जब उसकी डिलीवरी हो रही होगी तो उस समय एक्सपोज हो सकता है, चीजें हो सकती हैं। तो डॉक्टर हर बार ये किया जाता है। और जब ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद जो है एक इंजेक्शन लगा दी जाती है। ठीक, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही लगा देते हैं, पर जो है बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है प्रेगनेंसी के दौरान भी लगा सकते हैं, कुछ भी। तो वैक्सीन का नाम क्या है, रोगम वैक्सीन। इसके बारे में मैंने बताया 500 IU NTD-RH गामा ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन, पूरा नाम याद रखिएगा, जिसको रोगम जो है वैक्सीन कहते हैं, रोगम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक, आफ्टर जो है 72 आवर्स की बात करें तो NTRH जो होता है यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, इसको जब डाल दिया जाता है तो मदर के बॉडी में जो भी एंटीजन गया है, ठीक, RH पॉजिटिव वाला, उसको ये क्या करता है, रोगम वैक्सीन मार देता है। ठीक, तो ये बच जाते हैं। ठीक, और ये हर बार करना जरूरी है। ठीक, जितनी बार प्रेगनेंसी होगा हर बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, वरना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकता है। अब बारी आती है लिम्फ की। लिम्फ एज अ ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू। ठीक, ब्लड जैसे जैसे टिश्यू में जा रहा है, अभी देखो इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक, लिम्फ एक दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, लिम्फ एक तरीके का सेकंड कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने मिलेगा, जो कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपके बॉडी में फ्लो करते हैं। ये क्या काम करते हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी, जैसे ही ब्लड कैपिलरी के थ्रू पास होता है, ठीक, टिश्यू में कुछ वाटर अलॉन्ग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और स्पेस से बाहर निकल आते हैं, और उस स्पेस को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल प्लेस। बच क्या जाता है, लार्जर प्रोटीन। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक, जब ब्लड वेसल हाई प्रेशर ब्लड फ्लो को लेकर जा रहा होता है तो उसमें से प्लाज्मा लीक करता है। प्लाज्मा जब लीक करेगा तो उसमें WBC निकलेंगे और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस और छोटे छोटे प्रोटीन निकलेंगे, जो कि पोर्स बहुत छोटे हैं, तो बड़े प्रोटीन्स RBC वगैरह नहीं निकल सकता बाहर, इसलिए लिम्फ का जो वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट आपको देखने मिलता है। सेम एज सेल्स भी क्या करते हैं, एक्सेस फ्लूइड जो उनके साइटोप्लाज्म में होता है उसको भी बाहर लीक करते हैं। जहां पे ये चीजें लीक की जा रही हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, और उसमें जो फ्लूइड कहलाएगा उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। काम की चीज है, ध्यान रखने वाली चीज है। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसको वापस बाद में कहां डाल दिया जाता है, ये कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले कहां जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरी में। पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, इसके थ्रू इसके अंदर जाएगा। जब तक नहीं जा रहा था तब तक इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जा रहा था। जैसे ही इसके अंदर पहुंचा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अब कहेंगे लिम्फ। क्या कहा जाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड पहुंचा अब लिम्फ कहेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरी के मिलने से क्या बन रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स बन रहा है। लिम्फेटिक वेसल्स में रास्ते में बीच बीच में क्या आपको देखने मिल रहा है, कुछ ऐसे स्वेलन स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड में बाउंड्रीज में आपको क्या देखने मिलते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स आपको देखने मिल जाते हैं, क्योंकि WBC भी आ रहा है, यही अब आप आके अपने आपको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, अरेंज करता है, करने की कोशिश करता है यहाँ पे। और ये क्या काम करते हैं, इम्यूनिटी का काम करते हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लेवल को मेंटेन करेंगे। भाई देखो एक्सेस है तो उसको इसलिए क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ब्लड के प्लाज्मा के लेवल को भी देखो लीक करके बाहर निकाल रहा है, नहीं उसके भी लेवल को मेंटेन कर रहा है। ठीक, सेल से और ब्लड कैपिलरी से ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में काम करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। सेल अगर कुछ एक्सक्रीट कर रहा है तो उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, लिम्फ करेगा। बाद में ये जाके कहां डाल देता है, ब्लड के वेसल में इसको डाल देता है। तो लिम्फ कैपिलरी होती हैं, इनमें लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं और लिम्फ नोड्स देखने मिलते हैं। ठीक, अगर
वायरस बैक्टीरिया का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है और लिम्फ नोड स्वेल हो जाता है। टॉन्सिल कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक होता है, ठीक, यहाँ पे एक लिम्फ नोड है, अगर वो स्वेल हो गया तो उसका क्या होता है, स्वेल हो जाता है। ठीक, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो है वायरल लोड और बैक्टीरियल लोड बॉडी में बढ़ गया है, जिसको जो है मारने के चक्कर में लिम्फ उसको इकट्ठा करते चले जा रहा है, अपने पास पकड़ ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, जाने नहीं दे रहा है। ठीक, तो इसका साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, बढ़ गया है। ठीक, तो लिम्फ में वही चीज है। यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ देखिएगा, फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, मेंटेन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्लाज्मा के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, बॉडी के डिफेंस में काम कर रहा है। एक चीज और, फैट के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। एक चीज याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि जितने, अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, फैट जो, अगर हम बोलें कि न्यूक्लियोसाइड्स वगैरह की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लड कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन करता है, ब्लड करता है। पर फैट को ये डायरेक्टली ब्लड को पहुंचाना तो है, पर फैट डायरेक्टली ब्लड जो है नहीं ले पाता। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ही आपको जो है, जो फोल्ड्स आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक, विलाई, माइक्रोविलाइज जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, उसमें आपको यहाँ पे लैक्टियल्स देखने मिलेंगे इन्हीं के बीच में। लैक्टियल्स जो होते हैं वो ब्लड के जो है, सॉरी, लिम्फ के जो है वेसल्स आपको देखने मिलते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है, फैट को एब्जॉर्ब किया जाता है। बाद में इस फैट को हम कहाँ भेज देते हैं, ब्लड में डायरेक्ट भेज देते हैं। ठीक, यहाँ से सारे वेसल्स जो होते हैं सब कलेक्ट करते हैं और वापस से ब्लड में आपको ड्रेन कर देते हैं कहीं बाहर। यहाँ पे यूजुअली जो है आपके यहाँ वाले पोर्शन से इसको ड्रेन कर दिया जाता है। चलिए, अब बारी आती है हार्ट की। हार्ट की अगर हम बात करें, हार्ट का जो ओरिजिनल शेप है वो कैसा है, क्लिंच फिस्ट है, यानी कि बंद हुई मुट्ठी के जैसा आपको देखने मिलेगा। इसका ओरिजिन कैसा है, जर्मानियल लेयर, कौन सी लेयर इसको ओरिजिन कर रही है, मेसोडर्मल। लंग्स की ओरिजिन क्या थी, हम इंडोडर्मल ओरिजिन देख रहे थे। इसका ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। मीडिया जो है स्टीनम सेंट्रल चेस्ट रीजन में आपको देखने मिलेगा, एकदम सेंटर में आपको देखने मिलेगा। स्लाइटली ट्रायंगुलर शेप इसका आपको देखने मिलेगा। कार्डियक नॉच जो होता है लेफ्ट लंग में आपको देखने मिलता है, यानी जो आपका लेफ्ट लंग है यहाँ पे आपको इसके नॉचेस देखने मिलेंगे। 4 चैम्बर नॉच, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे चल के। ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर हमारे पास, देख ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वैसे तो बहुत सारे हार्ट होते हैं। ठीक, हार्ट की मस्कुलर स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी इसकी कवरिंग और प्रोटेक्शन की बात करें तो मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन और पेरिकार्डियम है। ठीक, इसमें ऑरिकल, वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल ह्यूमन हार्ट में आपको देखने मिलेंगे, आपको मालूम है। कलर इसका कैसा होता है, ब्राउनिश रेड कलर का होता है, और इसको बाहर से प्रोटेक्शन कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम का रिब केज। स्लाइटली टिल्टेड होते हैं लेफ्ट साइड, ये स्लाइटली किधर की तरफ टिल्टेड होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं। हार्ट का साइज जो होता है, ठीक, लेंथ, वेड्थ और ब्रेड्थ, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, इसके हिसाब से 12 × 9 × जो है 6 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो इसका जो वेट होता है, मेल और फीमेल की बात करें तो मेल में ज्यादा होता है 280 to 340 ग्राम्स, और फीमेल्स में 230 to 280 ग्राम्स, यानी कि करीबन 2 किलो के ऊपर का इसका वेट आपको देखने मिलेगा। ठीक, हार्ट की जो कवरिंग है, ठीक, हार्ट की जो कवरिंग है, ठीक, रिब केज से तो वो प्रोटेक्शन ले रहा है, पर उसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको देखेंगे ध्यान से। ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, 3 कवरिंग याद रखिएगा, इसमें बहुत सारी कवरिंग है, पर सबसे पहले कवरिंग क्या आती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 हिस्से में डिवाइड होती है, 2 होती है। ठीक, एक फिब्रस पेरिकार्डियम होता है, एक सीरस पेरिकार्डियम। यहां देखिए डायग्राम, इधर देखिए, एक सबसे बाहर ये हार्ट की जो है, मैंने एक हार्ट को मैंने क्या कर दिया, बाहर का एक पोर्शन मैंने कट किया, उसको देख रहा हूं मैं। ठीक, सबसे बाहर की जो लेयर है वो पेरिकार्डियम की कौन सी लेयर है, फिब्रस पेरिकार्डियम, ये वाली। ठीक, फिब्रस पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर जो है उसको कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ठीक, दूसरी लेयर जो होती है उसको सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। इस सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर हैं। सीरस पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये आपको जो लेयर्स देखने मिल रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली, ये पूरा तीनों स्ट्रक्चर क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम में जो जस्ट बिलो, ठीक, फिब्रस पेरिकार्डियम होता है जस्ट बिलो, ये जो आपको पिंक कलर वाला देखने मिल रहा है, ये पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, यानी सीरस पेरिकार्डियम में सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, पैराइटल। ठीक, उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है उसको क्या कह रहे हैं, विसरल। ठीक, विसरल जो है सीरस पेरिकार्डियम, और इसी को हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस खाली है। ठीक,
इन दोनों के बीच में एक स्पेस खाली, इसको क्या कहा जा रहा है, पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी, स्पेस खाली है, उसमें लिक्विड भरा है और इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के दो लेयर्स, ठीक, एक आपका क्या है, फिब्रस और एक सीरस, दो लेयर्स होती है, फिब्रस सीरस। फिब्रस सबसे बाहरी वाला, सीरस के दो लेयर। सीरस में पैराइटल और विसरल, पैराइटल विसरल, विसरल वाले को हम लोग एपिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक। इन दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ये दिमाग में रखिएगा, ये मैंने बना दिया, इसको रख लिया, ठीक। इसके बाद इन सब के बाद एक सबसे मोटी लेयर आती है जिसको कहते हैं मायोकार्डियम, ठीक। ये मायोकार्डियम थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक, और ये कार्डियक मसल फाइबर की बनी होती है, जो कि क्या होती है, इनवॉलेंट्री और स्ट्राइटेड मसल फाइबर से, ठीक। और सबसे अंदर वाली लेयर जो डायरेक्टली जो है आपके जो है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के कैविटी को सराउंड कर रही है, तो वो क्या हो गया, आपका एंडोकार्डियम हो गया, अंदर की तरफ की लेयर, ठीक। तो ये लेयर का जो है मैंने एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया है और इसको मैंने यहाँ पे जो है अच्छे से चार्ट में बना भी दिया है, इसको पढ़ डालिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो है टाइप्स ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं उन सर्कुलेशन के बेसिस पे, ठीक, कैविटी के बेसिस में क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे आपको ब्लड जो होती है वेसल्स के थ्रू ना ट्रैवल करके यहाँ पे क्या किया जाता है, बंद कैविटी में जो है, बंद जो है रास्तों में नहीं ट्रैवल करती है, यहाँ पे ऑर्गन्स को डायरेक्टली एक कैविटी बड़ी सी होती है, एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोसील कैविटी से, ठीक, इसको याद रखिए। यहाँ पे एक बड़ी सी कैविटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोसील कैविटी, ठीक, हीमोसील कैविटी। इसमें सारे ऑर्गन्स होते हैं और ब्लड को इसी में डाल दिया जाता है, सारे ऑर्गन्स में ब्लड से बात कर जाते हैं और अपना ऑक्सीजन और CO2 को इसी में क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैविटी होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड विल फ्लो थ्रू द स्पेसेस, एक बड़े से स्पेस जिसको साइनसेस और हीमोसील कैविटी कहते हैं, ठीक। ऑर्गन्स इसमें बात हो जाते हैं, ठीक। इसमें एग्जांपल क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा, और अगर जगह ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है कैपिलरीज वगैरह के थ्रू ट्रैवल करती है, क्लोज सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गन बात नहीं कर रहे होते हैं और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी क्या होता है, इसलिए ज्यादा होता है। एग्जांपल एनेलिडा और पॉडेटा, ठीक, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लीजिएगा। फिश, अब बारी आती है चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, ठीक। हार्ट के चैम्बर्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो तीन तरीके जो है आपको चैम्बर्स देखने मिलेंगे, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर। 2 चैम्बर हार्ट आपको किस में देखने मिलेंगे, पीसेस और फिशेस में देखने मिलेंगे। 2 चैम्बर हार्ट में हमेशा सिंगल सर्कुलेशन होता है, कोई भी तरीके का डबल सर्कुलेशन आपको नहीं देखने मिलता। हार्ट 2 बार ब्लड को पंप नहीं करेगा, एक ही बार करेगा, इसलिए क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो है सिंगल सर्कुलेशन। यहाँ 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल देखने मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा एक चीज, ठीक, कि फिशेस की अगर हम बात करें तो ये गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू। वो भी क्या एक्सचेंज करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, जो है लेते हैं, ठीक। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन अंदर गया, जैसे ऑक्सीजन अंदर गया तो देखो रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसको बॉडी के पास भेजा गया, बॉडी ने सारा ऑक्सीजन लेके CO2 डाल दिया तो ब्लू कलर हो गया। ब्लू कलर के होने के बाद ये क्या करता है, ऑरिकल में जाता है, वेंट्रिकल में जाता है और उसको भेज दिया जाता है गिल्स के पास। यानी कि पूरा हार्ट जो है वो कौन से जो है ब्लड को ले रहा है, ऑक्सीजनेटेड, किसी भी तरीके का डी ऑक्सीजनेटेड ही ले रहा है, किसी भी तरीके का ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए वीनस सर्कुलेशन, वीनस हार्ट ब्लड फ्लो कहा जाता है, वीनस हार्ट कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, इनका ब्लड भी ब्लू कलर का होता है, इसलिए ज्यादातर, ठीक। ठीक, यहाँ एक चीज और दिमाग में रखना है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के पहले पहले कुछ चैम्बर्स भी देखने मिलते हैं, ठीक। ऑरिकल से पहले एक चैम्बर, इसको साइनस वेनोसस कहा जाता है, और वेंट्रिकल के बाद एक चैम्बर, इसको कोरोनस आर्टेरियोसिस कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो 3 चैम्बर्ड, अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो ये आपको किस में देखने मिलेगा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने मिलेगा, एक्सेप्ट रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट किस में, क्रोकोडाइल, जिसमें 3 चैम्बर ना होके 4 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने मिलते हैं। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो 2 ऑरिकल और सिंगल वेंट्रिकल आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों वेंट्रिकल के पास आ रहे हैं, तो ब्लड की क्या हो जा रही है, मिक्सिंग हो जा रही है। और यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो ऊपर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक। हार्ट के पास 2 बार ब्लड लाया जा रहा है, ठीक। यहाँ तो एक ही बार लाया जा रहा था, यहाँ पे ब्लड 2 बार तो लाया जा रहा है,
ठीक, पर 2 बार भेजा नहीं जा रहा है ना, भेजा तो एक ही बार जा रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। 2 बार हो तो रहा है पर पूरी तरीके से ना, लाया और भेजा दोनों अगर 2 बार होता तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता। यहाँ पे क्या हो गया, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक, किसमें देखने मिलता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उनमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है। ठीक, 4 चैम्बर्ड हार्ट डबल सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और ये किसमें देखने मिलता है, एविस और मैमल्स में आपको देखने मिलेगा। ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चैम्बर्ड आपको देखने मिल रहे हैं। ठीक, 2 चैम्बर्ड ऊपर 2 चैम्बर्ड नीचे, टोटल 4 चैम्बर्स आपको देखने मिल रहे हैं। दोनों ऑरिकल के बीच में सेप्टा है जिसको हम लोग कह रहे हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। 2 ऑरिकल के बीच में एक सेप्टा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। 2 वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यानी इंटर किनके बीच में है, एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो क्या कहा जा रहा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, यानी दोनों के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के सेप्टा क्या कहा जाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो भी आपको जो है एक वॉल्व देखने मिल रहा है, यानी कि ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है इसमें एक वॉल्व देखने मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में आपको 3 कस्प यानी 3 वाले वॉल्व देखने मिलते हैं, 3 वॉल्व देखने मिलते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। फोसा वेलिस अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, ये रेमिनेंट होता है किसका, फोरामेन ओवेल का, आगे लिखा हुआ है, मिल जाएगा कहीं आगे। अभी ये आपका पूरा हार्ट है। ठीक, ये हार्ट का एक्चुअल शेप डायग्राम मैंने इसको बहुत अच्छे से जो है बनाने की कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, चलिए इसको बस देख लेते हैं, आज के लिए इतना बहुत रहेगा। ठीक, हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 चैम्बर है। ठीक, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, दोनों के बीच का पार्टीशन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के बीच का जो आपका पार्टीशन है उसको क्या कहा जा रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, अब एक चीज बहुत ध्यान देखिएगा, ऑरिकल की अगर हम बात करें तो ऑरिकल जो है, ऑरिकल दोनों के पास क्या हो रहा है, बाहर से ब्लड आ रहा है। ठीक, दोनों के पास बाहर से क्या हो रहा है, ब्लड को लाया, यानी कि ये क्या है, ब्लड रिसीविंग पार्ट है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ब्लड को बाहर की तरफ या तो इसके थ्रू बाहर भेज रहे हैं या तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, यानी कि ब्लड पंपिंग पार्ट है। ऑरिकल ब्लड रिसीविंग पार्ट है, वेंट्रिकल ब्लड पंपिंग पार्ट है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, एक एक चीज को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, डायग्राम बस एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे नोड है, एवी नोड है, क्या क्या है। ठीक, अगर हम बात करें ऑरिकल में ऐसे जो है मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनाटी, सेम ऐसे ही मस्कुलर फोल्ड्स आपको वेंट्रिकल में देखने मिलेंगे जिसको कॉलमनर कैर्निया कहते हैं। यही मस्कुलर फोल्ड्स जब बड़े हो जाते हैं तो उसको जो है पेपिलरी मसल्स कहा जाता है, और ये आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसके थ्रू, कॉर्डा टेंडिनी, यानी कि टेंडन्स के थ्रू जो होते हैं, कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व है। यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व किसमें देखने मिलेगा, आपके पल्मोनरी आर्क और आउटिक आर्क में आपको ये सेमील्यूनर वॉल्व देखने मिलेगा। ठीक, तो ये आपका ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड और ये दोनों सेमील्यूनर वॉल्व है। ठीक, इसको एक बार डायग्राम एक बार बना लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और पूरे हार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी जितना पढ़ाया उतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।